सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। क्लास 12th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो गॉस थ्योरम डायरेक्टली समझते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है और इसका प्रूफ। दैट्स ऑल वी गोना डिस्कस इन दिस सेशन। तो स्टे फोकस्ड। तो गॉस थ्योरम बोलता क्या, लेट्स सी दैट। तो गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो गॉस थ्योरम क्या बता रहा है हमें। द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, सरफेस हमारा क्लोज्ड होना चाहिए, इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब जो भी हम सरफेस लेंगे उसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे। हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, वो जितना भी चार्ज एनक्लोज करेगा, एनक्लोज का मतलब जितना भी चार्ज उसके अंदर होगा, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सीधी सी बात है, अगर हम इसको बहुत ही साफ शब्दों में समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। ये तो हमें ऑलरेडी पता, और यही गॉस की स्टेटमेंट भी है। द गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसको हम फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड पाथ। ये जो सिंबल है ये है इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड पाथ, ई डॉट डी एस। ये हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds, it's a dot product, is equal to q by epsilon naught, means 1 by epsilon naught times the charge। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। अब हमने यहाँ पे एक चार्ज q मान लिया है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और एक गॉसियन सरफेस मान लिया है जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और एक छोटा सा एरिया ds हमने लिया है। बिकॉज हम पूरे एरिया को स्टडी नहीं करें, हम ds को स्टडी करें एंड देन विल इंटीग्रेट नो मैटर व्हाट इज द शेप। यहाँ पे ये एरिया जो है, जो गॉसियन सरफेस हमने माना है, दैट इज अ स्फेरिकल सरफेस। तो अगर हम देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, बिकॉज इट्स ए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्यू का मतलब प्लस क्यू है, तो यहाँ पे ये भी बाहर की तरफ है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, एंगल हुआ आपका 0 डिग्री। सो ई का फॉर्मूला हमें कूलम्ब्स लॉ से पता है। ई किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट वी नो। थीटा हमारे 0 डिग्री है, तो डी फाई किसके बराबर होता है, ई डॉट डी एस। इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू ई डी एस, बिकॉज कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो आपका 1 होता है। ये देखिए यहाँ पे कॉस जीरो लिख रखा है, करेक्ट। तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई अलोंग ए क्लोज सरफेस, इसलिए यहाँ पे हमने एस लिख दिया, ई डॉट डी एस। ई कॉन्स्टेंट हो बाहर आ जाएगा, तो डी एस। अब ये सब समअप होके एक पूरे स्फीयर का एरिया बनेगा, और पूरे स्फीयर का टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ई का फॉर्मूला हमें पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, राइट, इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई किसके बराबर हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका गॉस का प्रूफ। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट इन योर एग्जाम। पहले स्टेटमेंट लिखिए, फिर उसका प्रूफ लिखिए। कभी कभी इसका उल्टा भी पूछ लिया जाता है, मतलब कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो डी फाई हमें पता है ई डॉट डी एस के बराबर होता है, ई डी एस कॉस जीरो, बिकॉज अगेन सेम, यहाँ पे आपका सेम डायग्राम मैंने बनाया है, एंगल 0 डिग्री है, ई डी एस हो जाएगा। इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे और क्लोज्ड पाथ, और ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फाई आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, हमें पता है। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी कैन राइट। तो ई किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो एफ, अब ये हमें कूलम्ब्स लॉ मिल गया, मींस हम गॉस थ्योरम से कूलम्ब लॉ प्रूव कर रहे हैं। इससे पहले वाले में हमने कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ प्रूव किया था। और एफ कूलम्ब लॉ में क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई, तो क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी कैन डू, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इससे अलग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट वट एवर बुक यू आर रेफरिंग, यू प्रैक्टिस दोज numericals, because it can be asked as a big question. It can be statement of Gauss law, proof of Gauss law, and some small numerical on that, maybe 2 marks. So that is very very important question for you. Now let's talk about the application of Gauss theorem, जो हमने बात किया अभी। अब हम बात करेंगे applications of Gauss theorem में, जिसमें हम 3 बातों के बारे में बात करेंगे, 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension। मीन्स पहले हम एक प्लेन वायर के बारे में बात करेंगे, फिर हम प्लेन के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, अगर हम देखते हैं, ओके, सो एक वायर ना इस मार्कर जैसी होती है, जिसके 3 सरफेस होते हैं। एक तो ये नीचे वाला आपको दिख रहा होगा, एक ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा, एक कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिख रहा होगा। तो हम तीनों एरिया को अपना अपना नाम दे देते हैं। जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया को मैंने DS1 मतलब S1 नाम दिया, ऊपर वाले को मैंने DS2 और नीचे वाले को हमने DS3 नाम दिया। अगर हम यहाँ पे
ई और ds के बीच का एंगल देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे राइट की तरफ तीनों में ही आपको दिख रहा होगा, बट फर्स्ट सरफेस एरिया का तो ds1 का जो एरिया वेक्टर है वो इसके साथ ही है, तो एंगल इन दोनों के बीच में 0 है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, बिकॉज ऊपर वाले का सरफेस एरिया ऊपर सॉरी एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है और नीचे वाले का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, दैट्स व्हाई इट्स 90 डिग्री एंगल। तो फाई ई किसके बराबर होगा, इट विल बी ई डॉट डी एस ओवर क्लोज्ड पाथ, तो हम ds1 ds2 ds3 मतलब हम तीनों को अलग अलग निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे। ई डॉट डी एस, अब इन दोनों में तो ई डी एस कॉस थीटा होता है, कॉस 90 जीरो हो जाता है, इसलिए ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ई इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और वो क्या होता है ई इंटू 2πrl, तो ये आपके पास आ जाता है। टोटल फ्लक्स आपका ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया में ही होगा, बाकी दो में आपका जीरो हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर फाई ई क्या हो जाएगा, ई इंटू 2πrl, और ये q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी होता है जो हमने गॉस थ्योरम से सीखा है। और q की जगह हम लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, बिकॉज देखिए q को ना हम q के बारे में आपको अलग अलग फॉर्मूले मिल सकते हैं, कभी कभी ये मिलेगा लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज लेमडा किसके बराबर होता है, इट विल बी q बाई एल। जब आप लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो जो वायर थी उसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है। कभी कभी ये जब सरफेस, जब नेक्स्ट डेरिवेशन में हम जाएंगे तो इट विल बी q बाई ए, एंड जब हम रो के बारे में बात करेंगे तो इट विल बी q बाई वी। तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दी जा सकती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी जा सकती है, और आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी दी जा सकती है। तो q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, तो e विल बी इक्वल टू लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r हो जाता है, जो आपको यहाँ पे मिल गया है। दस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लाइन चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज। यहाँ पे लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इट इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब आप जितना दूर जाओगे उतना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होता चला जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर ये वन डायमेंशन ना होकर टू डायमेंशन होता तो क्या होता। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि Q का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, Q इज इक्वल टू, और सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए। तो A Q की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए भी लिख सकते हैं। एनीवे एक जो प्लेट होती है उसके दो सरफेस होते हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, और दोनों में आप देख पा रहे हैं कि E और A की डायरेक्शन सेम ही है, तो एंगल 0 डिग्री है। तो ई ए प्लस ई ए विल बी 2EA, दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह आप सिग्मा ए लिख देंगे तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E किसके बराबर हो जाएगा, E विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपके पास हो जाएगा। That is electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. Now let's consider two plates, electric field due to two positively charged parallel plates, जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे दी गई है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। चलिए यहाँ पे तीन रीजन हम कंसीडर कर लेते हैं, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। इन तीनों रीजन में हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई आपका जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। प्लेट 1 मतलब सिग्मा 1 वाली प्लेट की वजह से रीजन 1 में इट विल बी गोइंग अवे, सो इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। रीजन 2 में इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स राइट, बिकॉज इसको दूर जाना है तो यहाँ पे लेफ्ट जाएगा, यहाँ पे राइट जाएगा। और रीजन 3 में भी इट विल बी गोइंग अवे, तो इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स राइट। ओके, एंड अगर हम प्लेट 2 की बात करें तो रीजन 3 में अगर हम देखें तो इट विल बी गोइंग अवे, रीजन 2 में इट विल बी गोइंग अवे तो इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, एंड रीजन 1 में इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि लेफ्ट को हम नेगेटिव लेंगे एंड राइट को हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट को मैंने नेगेटिव मान लिया है, यहाँ पे इसको मैंने नेगेटिव मान लिया है, इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया है, और इसको मैंने नेगेटिव मान लिया है, इसको पॉजिटिव एंड इसको जैसे हम ग्राफ में देखते हैं कि अगर हम राइट जाते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट जाते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं। अब E1 क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो E1 है आपका, E1 मतलब प्लेट 1 की वजह से इट विल बी सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही हमने देखा था अभी प्रूफ में। अगर हमने ई वेक्टर दिखाना है तो हम इसमें आर कैप कर देंगे, एंड E2 किसके बराबर होगा भाई, E2 वेक्टर दिखा रहे हैं हम, तो सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है, अगर अब देखेंगे हम रीजन 1 में, रीजन 1 में क्या होगा, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में हैं बट दोनों ही नेगेटिव हैं, सो माइनस E1 माइनस E2 दैट विल बी योर नेट। इनकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। रीजन 2 में क्या होगा, रीजन 2 में व्हाट विल हैपन, रीजन 2 में इट विल बी E1 विल बी पॉजिटिव एंड E1 भी
E1 will be positive, so we will be taking this positive, and E2 will be negative, so we will be doing it like this. And रीजन 3 में क्या होगा, रीजन 3 में दोनों ही राइट साइड में हैं, तो E1 प्लस E2 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक और केस लेते हैं जिसमें हम एक प्लेट को पॉजिटिव और एक प्लेट को नेगेटिव लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम अपने रीजन देख लेते हैं। तो दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3, एंड अब यहाँ पे मार्क करते हैं हम कि फील्ड किस तरफ होगा। बिकॉज फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रीजन 1 में इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, रीजन 2 में इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स राइट, रीजन 3 में ऑल्सो इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स राइट। दूसरी प्लेट नेगेटिव है, तो इसमें फील्ड नेगेटिव प्लेट की तरफ डायरेक्शन होगी, तो इट विल बी कमिंग लाइक दिस, रीजन 2 में इट विल बी लाइक दिस, एंड रीजन 1 में इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। अब अगर हम देखते हैं तो ये दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, मतलब E1 एंड E2 क्या क्या होंगे, तो E1 विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड E2 विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रीजन 1 में दोनों क्योंकि बराबर हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपका नेट आंसर 0 आ जाएगा। रीजन 3 में भी दोनों 0 आ जाएगा, और इसमें सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट plus sigma by 2 epsilon naught, that will give you sigma by epsilon naught, so that will be your answer। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं बिकॉज गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के अंदर ये आता है। चलिए चलते हैं कि इसकी थर्ड एंड द लास्ट एप्लीकेशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के ऊपर। यहाँ पे एक थिन स्फेरिकल सेल आपको दिख रही होगी जिसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है सिग्मा, ठीक है, जिसमें हम क्यू निकाल सकते हैं सिग्मा इंटू ए करके, और ए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 3 रीजन कंसीडर करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लियरली। जो पहला होगा, जो डिस्टेंस है दैट विल बी आउटसाइड द शेल, दूसरा होगा ऑन द शेल, एंड तीसरा होगा इनसाइड। अब इनकी वजह से क्या क्या हमें देखने को मिलता है, चलिए इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। ओके, तो लेट्स सी दैट। तो पहला जो हम रीजन लेंगे, पहला हम रीजन लेंगे जो बाहर की तरफ होगा। लेट्स सी, बाहर हमने ये ले लिया है, जो कि चलिए हम देख लेते हैं कि इसको जो डिस्टेंस हमने मान लिया है वो स्मॉल आर मान लिया है। तो सबसे पहले पहला केस हम देख रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए आप, मीन्स आउटसाइड द सेल। तो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा भाई, दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू ए है ना, इंटू सिग्मा, करेक्ट। एंड फाई किसके बराबर होगा, फ्लक्स किसके बराबर होता है, E इंटू ए, दैट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो और फाई किसके बराबर और होता है, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इन दोनों को बराबर रखते हैं, दैट मीन्स E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा दैट E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमें देखने को मिला, इजंट इट। अगर हम ऑन द सरफेस लेते हैं, तो यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो स्मॉल आर ना होके, मीन्स जो पॉइंट है आपका वो कहीं ना कहीं शेल के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो सेकंड केस अब हम यहाँ पे लेंगे। सेकंड केस में क्या है, द पॉइंट पी लाइज ऑन दैट। उस केस में आपका जो है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वजह से आपका E किसके बराबर हो जाएगा, E विल बी नथिंग बट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट, राइट। तो विच इज नथिंग बट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम देख चुके हैं अब यहाँ पे। और रीजन 3 में हम देखेंगे, रीजन 3 में हमने क्या देखा कि पॉइंट इज लाइंग इनसाइड, मतलब ये कहीं पे यहाँ पे है, और उसमें जो हाइपोथेटिकल अपना बनेगा वो समवेयर लाइक दिस बनेगा, राइट। तो वो पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका क्यू है, चार्ज तो एनक्लोज है ही ना, गॉस थ्योरम किसके ऊपर डिपेंड करती है कि चार्ज एनक्लोज कितना है। इन दैट केस E इंटू 4 पाई r square will be equal to 0, and hence E will be equal to 0 in this case, correct। यहाँ पे r small r आपको लेना है because that is another distance, that is not your radius, that is some other distance other than your radius। तो इसी बात को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए आपका जो सरफेस है और जो शेल है वो ये हुई, ओके। तो इसमें अगर हम ड्रॉ करते हैं तो लेट्स ड्रॉ योर ग्राफ समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। लेट्स ड्रॉ योर ग्राफ समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे सेंटर से लेके
सरफेस तक तो कुछ नहीं, और सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम है। एंड देन जैसे जैसे आप इससे बाहर जाते हैं, इट विल बी फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ लाइक दिस, करेक्ट। ये जो आपका डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट योर रेडियस, तो यहाँ पे E विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इससे अंदर जो है, यहाँ पे ये जो हाईएस्ट मैंने बताया है यहाँ पे, इससे पहले E इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर। इसके साथ ही हमारा गॉस थ्योरम खत्म होता है विद इट्स एप्लीकेशन। Please go through with this very carefully. Practice this derivation, and practice those numerical which are there in your book. 100% you can expect some questions on this.